हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल में एशिया का अपवाह तंत्र टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, विशाल महाद्वीप होने के कारण एशिया का अपवाह तंत्र भी विभिन्नता और विविधताओं से युक्त है। एशिया का संपूर्ण अपवाह तंत्र इसकी भू आकार की स्वरूप के कारण निर्धारित और नियंत्रित होता है, विशेषकर यहाँ की पर्वत श्रेणियों के कारण। यहाँ आपको पता ही है कि इसके आंतरिक भाग में विशाल विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसी से अधिकांश नदियाँ उद्गम होती है और यहाँ से निकलकर ढाल के अनुसार वो बहती हुई अंत में जाकर महासागरों में समाहित हो जाती है। कई छोटी छोटी नदियाँ झीलों में अपना जल गिराती है, जबकि शुष्क प्रदेशों में कुछ नदियाँ सिर्फ वर्षा काल के दौरान ही उत्पन्न होती है और उसके बाद कुछ दूरी तय करते हुए विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को आंतरिक अपवाह की नदियाँ कहा जाता है। नदियों के जल विसर्जन के आधार पर एशिया के अपवाह तंत्र को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागरीय अपवाह, भूमध्य सागरीय अपवाह और आंतरिक अपवाह। आइए अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र एशिया महाद्वीप का सबसे विस्तृत और फैला हुआ अपवाह क्षेत्र है, जिसमें एशिया के उत्तर में स्थित मैदानी भाग पर बहने वाली नदियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इसमें ओब, येनसी और लीना नदियों का क्रम महत्वपूर्ण है। इनकी गिनती जो है विश्व की लंबी नदियों में की जाती है। इन तीनों में से सबसे लंबी नदी लीना नदी है। ये सभी नदियाँ मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। शीतकाल में इन नदियों के मुहाने पर बर्फ जम जाती है, जिसके कारण इसका जो जल होता है इन नदियों का, वो मैदानी भागों में फैल जाता है और दलदल युक्त क्षेत्रों का निर्माण होता है। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि एशिया का उत्तरी भाग जो है, साइबेरियाई जो क्षेत्र है, वो आर्कटिक क्षेत्र में आता है, यानी शीत कटिबंध में आता है। तो जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस दौरान शीत कटिबंध में इतनी ठंड होती है, इतना अधिक तापमान गिर जाता है कि इन नदियों के मुहाने जो हैं वो जम जाते हैं और इसी के कारण इन नदियों का जल अपनी तटबंधों को तोड़कर मैदानी भागों में फैल जाता है, जिससे
दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। इन 3 नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे याना, कोलीमा, इंडिगिरिका। ये 3 नदियां भी आर्कटिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। स्टूडेंट्स, इस मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सा अपवाह तंत्र है। ये आप देखें, ये भाग जो है, ये है पहला नंबर आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये है दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। ये भाग है तीसरा हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। ये छोटा सा पार्ट है इधर से, ये है 4 नंबर भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र, और बाकी ये पीछे बचा 5वां भाग है, ये है आंतरिक अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र आता है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भूभाग सम्मिलित है। इस भूभाग पर कई बड़ी नदियां बहती है और इन नदियों का उद्गम जो है वो मध्यवर्ती एशिया की उच्च भूमि से होता है, यानी उच्च पर्वत श्रेणियों से होता है, जहां से निकलकर ये ढाल के अनुरूप बहती हुई अंत में जाकर प्रशांत सागर में विलीन हो जाती है। इस अपवाह क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ प्रमुख नदी क्रम इस प्रकार से हैं। पहला है आमूर नदी। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों से तथा चीन के पूर्वोत्तर भागों में सीमा बनाती हुई अंत में ये नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके अलावा अर्गुन, शिल्का, सुनगारी तथा उसरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चीन के उत्तरी मैदान में बहने वाली हुआंगहो नदी, जो कि प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है, इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। तो हुआंगहो नदी जो है वो प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ आती है और इसे चीन का शोक कहा जाता है। फिर वी हो और फैन हो इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। चीन के मध्यवर्ती भाग पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली यांगतीसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है, जिसका डेल्टाई भाग सघन बसा हुआ है। हान, मिन, कान और सिंग्यांग इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। चीन के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सिकियांग नदी जो है वो प्रमुख नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली नदियों में मिकांग, रेड और मीनाम नदियां जो है वो प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद आता है तीसरा अपवाह तंत्र, हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। इसमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी एशिया के भूभाग सम्मिलित हैं, जिनमें प्रमुख नदी क्रम जो है वो इस प्रकार से है। दक्षिण पश्चिम एशिया में दजला फराद नदियाँ, अरारात पर्वत से ये नदियाँ निकलकर इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में जल गिराती है। खाड़ी में गिरने से पूर्व ये दोनों नदियाँ एक धारा बन जाती है, जिसे शतल अरब कहा जाता है।
दक्षिण एशिया में बहने वाली नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्रम भी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी नदियाँ हिमालय से उत्पन्न होती हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों में, जैसा कि हमने भारत का भूगोल में ये टॉपिक डिस्कस किया है, सिंधु की सहायक नदियों में सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम है। सिंधु नदी अरब सागर में तथा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक और सोन नदियां हैं। दक्षिण भारतीय नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी उल्लेखनीय हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में बहने वाली नदियों में इरावती, साल्वीन तथा चिंदविन नदियां भी हिंद महासागरीय तंत्र का ही हिस्सा हैं। इसके बाद आता है भूमध्य सागरीय अपवाह। यह एक छोटा अपवाह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत भूमध्य सागर के जो तटवर्ती भाग हैं उसे सम्मिलित किया गया है। इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियों में टर्की में प्रवाहित होने वाली मनीसा, मेंडेरिस, सीरिया में ओरोंटेंस प्रमुख हैं, जो कि अपने जल का विसर्जन भूमध्य सागर में करती है। यानी भूमध्य सागर का जो अपवाह तंत्र है वो बहुत छोटा है। इसमें छोटे क्षेत्र की नदियां अपना जल गिराती है। इसके बाद आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह का क्षेत्र पश्चिम में आर्मीनिया की गांठ से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक है। इस क्षेत्र में नदियां या तो झील में जल गिराती है या फिर शुष्क क्षेत्रों में वर्षा काल के दौरान इनका उद्गम होता है और फिर कुछ दूरी तक बहने के बाद ये भूमि में ही विलीन हो जाती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो सिर दरिया और आमू दरिया नदियां जो है वो अरल सागर में अपना जल विसर्जन करती है। फिर है इली नदी जो बालकश झील में अपना जल गिराती है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की उदाहरण है। इनके बाद कुछ और भी नदियां आती हैं जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है, जो कि है खोतान, चू, तारिम। ये तीनों नदियां भी आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने एशिया के अपवाह तंत्र को 5 भागों में विभक्त किया। पहला था आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, तीसरा हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, चौथा भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र और पांचवा आंतरिक अपवाह तंत्र। स्टूडेंट्स, ये था आपके एशिया का अपवाह तंत्र। धन्यवाद।